बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 9। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसी परिपथ, जबकि इसके पिछले वाले दो वीडियो हम लोग एलआर परिपथ और सीआर परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो दोनों वीडियो अगर समझ में आ गए हैं तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा है एलसी परिपथ का, इसको भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो एलसी परिपथ का मतलब क्या है? एलसी परिपथ का मतलब है कि इसमें एक कुंडली जिसका स्वयं प्रेरकत्व है L और एक संधारित्र जिसकी धारिता है C को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हम ये पहले बता चुके हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, चाहे LR हो, चाहे CR हो, चाहे LC हो, चाहे LCR हो, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो सब श्रेणी क्रम में जोड़ करके पढ़ने, हमको समांतर क्रम में जोड़ करके पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए श्रेणी क्रम में ही हम लोग जोड़ते हैं कॉम्बिनेशन को। तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक कुंडली है और एक है संधारित्र। कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है L और संधारित्र जिसकी धारिता है C को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। और जोड़ने के बाद उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। और इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का मान हम लोग मान लेते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा की। फेस में अंतर होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने ये वाला वोल्टेज लगा दिया है तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो I है, जिसका मान हम लोग लिखेंगे, समीकरण जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा। चूंकि इसलिए समीकरण के रूप में लिखते हैं क्योंकि धारा का मान जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये हम लोग पढ़ चुके, प्रत्यावर्ती धारा है ये। चूंकि वोल्टेज का मान बदलता है समय के साथ साथ, तो समय के साथ धारा का मान भी बदलेगा, ठीक है ना। तो वो धारा समय के अनुसार किस प्रकार बदलती है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। तो इस परिपथ को भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि माना L स्वप्रेरकत्व में कुंडली तथा C धारिता के एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t होती है। ये समीकरण नंबर 1 हम लोग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जरा उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहुंचे जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जब परिपथ में केवल कुंडली लगी हो तब वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर होता है, ठीक है ना। या जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तब वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि जब परिपथ में केवल कुंडली लगी है तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, भाई विभवांतर हमने टोटल लगाया है इतना, ठीक है। और उस वो यहाँ पर बटेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं VL है और यहाँ पर है VC। तो ये जो L के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो धारा के साथ क्या संबंध रखता है? धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर जो कुंडली है उसके सिरों के बीच विभवांतर है यानी वोल्टेज है VL, वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। और संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है VC, वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। अब चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण धारा का मान तो दोनों में सेम होगा, वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज L के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी, और संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है VC, वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। ये हम लोग सिंगल जो परिपथ में L और C जोड़ करके इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उस बात को हम यहाँ पर फिर दिखा रहे हैं। क्या भाषा लिखेंगे इसकी? क्योंकि प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर VL धारा I से I/2 अथवा 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है, जबकि संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर VC धारा I से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कला आरेख ग्राफ में अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाते हैं?
तो हम पहले मान लेंगे कि धारा इस दिशा में है I नॉट, धारा का शिखर मान हम लोग फेजर डायग्राम में दिखाते हैं। ये हमें एक रेफरेंस मान लेते हैं कि इस दिशा में धारा है। अब अगर VL दिखाना है, यानी VL का मतलब L के समय विभवांतर, वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होगा। तो अग्रगामी होगा तो किधर दिखाएंगे? ऊपर की तरफ, यानी ये होगा हमारा V नॉट L के सिरों के बीच विभवांतर का शिखर मान, और ये कितने से कलांतर होगा? π/2। ये हम लोगों ने लिखा है हमेशा और जानते भी हैं कि धारा से L के सिरों बीच विभवांतर है वो 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। अग्रगामी को मतलब हम इस प्रकार से दिखाएंगे, अग्रगामी दिखाना है तो ऐसे अगर घुमा करके पहुंचाएंगे 90 डिग्री एंगल में। पश्चगामी दिखाना है तो धारा से नीचे दिखाएंगे। तो अगर क्योंकि संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर है वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है, V नॉट C। ये भी कलांतर कितना हो जाएगा? π/2। ठीक है। अब जरा ध्यान दो इसमें, ये जो वोल्टेज का समीकरण लिखना चाहें अगर हम, यानी जो VL का जो मान है L के सिरों के बीच, उसका समीकरण कितना लिखेंगे? VL तो मान लिया इतना वोल्टेज है, क्योंकि ये भी समय के अनुसार बदलेगा। कितना मान होगा इसका? तो अगर हम चूंकि 90 डिग्री का कलांतर है और वो अग्रगामी है वोल्टेज, तो प्रेरिकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर होगा, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? VL बराबर V नॉट L साइन ओमेगा t प्लस π/2, यानी धारा की कला से π/2 अग्रगामी होता है। तो धारा की कला कितनी है? ओमेगा t, उससे π/2 को आगे ले जाना है, तो π/2 उसमें ऐड कर देंगे। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से संधारित्र C के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसका समीकरण कैसे लिखा जाएगा? VC = V नॉट C साइन ओमेगा t माइनस π/2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि संधारित्र में जो वोल्टेज है वो धारा से 90 अंश कला में पश्चगामी है, तो धारा की कला जो भी है उससे हम π/2 कम कर देंगे, पीछे कर देंगे उसको। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा हो जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार से हम कलांतर को देखते हुए इसका समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है जरा कला आरेख ग्राफ को फिर जरा ध्यान दो। अब ये पता चल रहा है कि जो वोल्टेज के दो सिरों के बीच जो L के सिरों के बीच जो वोल्टेज है और जो C के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो उसके बीच कितने अंश कलांतर हो गया? ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कितने अंश कलांतर हुआ? π/2 + π/2 यानी 180, नहीं पाई का कलांतर हो गया। तो पाई कलांतर होगा तो इसका परिणामी क्या होगा? इसका परिणामी तो क्या लिखेंगे हम लोग? कला आरेख के अनुसार परिपथ के परिणामी विभवांतर का शिखर मान क्या लिखा जाएगा? भाई इस तरह के दो वेक्टर हो गए, आप इसको वेक्टर के तरीके से ट्रीट करिए। दो वेक्टर अपोजिट दिशा में हैं तो उनका परिणामी वोल्टेज क्या होगा? तो परिणामी वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम लोग? V नॉट, और V नॉट का मान कितना होगा? अब देखो दो अपोजिट वेक्टर हो तो उसका परिणामी कैसे दिखाते हैं? दोनों के अंतर के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या दिखाई जाती है? जो बड़ा हो उसकी दिशा में उसकी दिशा होती है। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग केवल अंतर दिखाएंगे यहाँ पर कि V नॉट L डिफरेंस V नॉट C, यानी जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। ठीक है ना। ये आंसर आपको पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है ना। ये नहीं कि इसका अंतर का मतलब अगर ये ज्यादा है तो इसमें से घटाओ, अगर ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाओ, यानी आंसर V नॉट का मान पॉजिटिव लाना है। ठीक है ना। और इसका मतलब इस प्रकार से अगर विपरीत दिशा में दो वेक्टर है तो उसका परिणामी क्या लिखेंगे हम लोग? V नॉट = V नॉट L डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन होता है V नॉट C। तो इस प्रकार से ये परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब परिणामी वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन आती है। अगर V नॉट L अगर ज्यादा है तो इस दिशा में परिणामी होगा, अब इस दिशा में अगर परिणामी होगा तो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होगा।
और अगर V नॉट C अगर ज्यादा है तो परिणामी नीचे की तरफ होगा, यानी धारा से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा, ठीक है ना। और अगर दोनों बराबर हैं तो परिणामी वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा, यानी कह सकते हैं कि उस समय धारा वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। तो इसमें तीनों स्थितियां पॉसिबल हैं, उसको हम अलग अलग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके आगे और सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया? तो परिणामी वोल्टेज का मान क्या निकला है, V नॉट इज इक्वल टू V नॉट L डिफरेंस V नॉट C। ये अभी हम लोग नीचे लिखा है। यहां पर क्या लिख सकते हैं, V नॉट L की जगह I नॉट XL इक्वल टू IR होता है। R यानी L के स्रोत के बीच जो धारा है वो I नॉट, शिखर मान उसका लिख रहे हैं, तो I धारा तो I दिखाते हैं, लेकिन उसका जो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वो शिखर मान के रूप में लिखी जाती है। और XL यानी प्रतिरोध डिफरेंस। इसी प्रकार से संधारित्र के सिरों के बीच धारा तो I नॉट ही है, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, XC। इसको हम लोग धात्वी प्रतिघात कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात XL। इसको हम I नॉट को काम में लेकर के पक्षांतर करके इसको V नॉट के नीचे ला सकते हैं, तो बचता है हमारे पास XL डिफरेंस XC। इस V नॉट अपन I नॉट ये क्या हो जाएगा, V अपन I क्या होता है, प्रतिरोध, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या लिखते हैं हम लोग, Z से। प्रत्यावर्ती जो सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इसको कहा जाता है प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं XL माइनस, या डिफरेंस कह लीजिए इसको, XC। ये परिपथ की प्रतिबाधा होती है, और परिणामी वोल्टेज होता है ये, जहां Z इज इक्वल टू V नॉट अपान I नॉट को परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, जिसका मात्रक, ये पिछले भी दो वीडियो में बता चुके हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम। प्रतिरोध है तो मात्रक ओम होगा, ओम होता है, ठीक है। तो ये बात तो यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां से हम लोग जरा केस डिस्कस करते हैं कि अब जो परिणामी जो वोल्टेज होगा, यानी V नॉट का मान वो धारा से अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा कि समान कला में होगा, इसके लिए हम लोग केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हमारा है कि यदि, पहला कंडीशन इसमें लगा देते हैं, नंबर 1, यदि XL इज ग्रेटर देन XC, अगर जो धात्वी प्रेरण प्रतिघात है वो धात्वी प्रतिघात से अगर अधिक है, अथवा इसी बात को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर ये अगर ज्यादा है, ये अगर ज्यादा है तो I नॉट XL ये भी ज्यादा होगा, और I नॉट XL जो I नॉट दोनों में सेम है, तो V नॉट L और V नॉट C में से V नॉट L भी ज्यादा होगा। तो चाहे हम XL माइनस XC कहें, और चाहे तो V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, ये दोनों का मतलब एक ही है, बस आपको इस तरीके से समझ करके केवल तैयार करना है, ठीक है। V नॉट की जगह हम लोग VRMS या VRMS L या VRMS C भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो
इस कंडीशन में क्या होगा। अब जरा ध्यान दो, तब ये अगर कंडीशन होगी तो इसका जो परिणामी होगा वो कैसा बनेगा, ये जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन लगा देते हैं तो जो परिणामी जो वोल्टेज होगा उसको क्या दिखाएंगे, अगर ज्यादा है तो इसका परिणामी वोल्टेज क्या होगा, इस तरफ होगा, यानी जो शिखर मान होगा परिणामी वोल्टेज का वो क्या लिखा जाएगा, V नॉट L माइनस V नॉट C जो लिखेंगे। और किस दिशा में है ये, V नॉट L की दिशा में है, क्योंकि V नॉट L ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो परिणामी होगा V नॉट की दिशा में होगा और वो धारा से क्या कहलाएगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। हमारा है तो क्या कह सकते हैं, तो परिपथ, बस कॉन्सेप्ट समझना है, तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I से π/2 कला में अग्रगामी होता है। ये बात हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वोल्टेज अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा। तो अगर ये कंडीशन है XL इज ग्रेटर देन XC है, यानी आप कह सकते हैं XL इज ग्रेटर देन XC, इसका मतलब है कि हमारा ये जो परिपथ टोटल है उसका प्रभाव बिल्कुल L जैसा परिपथ लगा हो, L केवल लगा उस तरीके का प्रभाव होगा, ठीक है ना। लेकिन C भी लगा है, लगे दोनों हैं, L भी लगा है C भी लगा है, लेकिन XL का मान ज्यादा होने के कारण ये जो परिपथ है उसका व्यवहार वो कुंडली जैसा है, यानी कुंडली लगे हुए, यानी प्रेरिकत्व तो लगे हुए परिपथ जैसा होगा। और प्रेरिकत्व लगा अगर परिपथ होता है तो हमेशा जो धारा से वोल्टेज वो हमेशा π/2 कला में अग्रगामी होता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और वो समय धारा से वोल्टेज π/2 कला में अग्रगामी होगा। तो इसका समीकरण क्या लिखेंगे, तो परिणामी विभवांतर का समीकरण क्या लिखा जाएगा, V बराबर V नॉट साइन धारा से π/2 कला में अग्रगामी होगा। ये बिल्कुल समीकरण बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये परिणामी वोल्टेज का समीकरण निकाल दिया हम लोगों ने, कब, जब XL इज ग्रेटर देन XC है अथवा V नॉट L इज ग्रेटर देन VC। इसको नोट कर लीजिए। और ये जो फेजर डायग्राम है इसको पुनः यहाँ पर नंबर 1 के सामने इसको दोबारा फिर बनाएं, ठीक है, बना ले इसको। उसके बाद इसी में अगर हम नंबर 2 अगर लिख देते हैं, दूसरा केस क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इसी सुधार कर देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि यदि नंबर 2 नोट कर लिया ना इसको, पहले नंबर 2 में क्या कहें, यदि XL इज लेस देन XC तब क्या होगा, V नॉट L इज लेस देन V नॉट C, ये हो जाएगा। यानी वोल्टेज अब ये अगर ज्यादा मान लें नीचे वाला, यानी संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो अगर ज्यादा हो तब क्या होगा, तब जो परिणामी जो वोल्टेज होगा वो ऊपर नहीं होगा। भाई डिफरेंस तो होता है, ये परिणामी वोल्टेज का मान क्या, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, लेकिन डिफरेंस किसमें से किसको घटाएंगे, ज्यादा में से कम वाले को घटाते हैं। तो ज्यादा से कम घटाएंगे तो ज्यादा की दिशा में ही उसका मान आएगा। तो V नॉट का मान क्या हो जाएगा, V नॉट C माइनस V नॉट L, ये लिखा जाएगा। तो परिपथ का आप देखिए,
परिपथ का जो परिणामी जो वोल्टेज है वो धारा से अब क्या कहलाएगा, 90 अंश की कला में पश्चगामी, नीचे की तरफ है परिणामी वोल्टेज, ठीक है ना। उसकी भाषा क्या लिखेंगे हम लोग, तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I से π/2 कला में पश्चगामी होगा। पश्चगामी होता है, तब परिणामी विभवांतर समीकरण क्या लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा, केवल π/2 कला में पश्चगामी है ना ये परिणामी वोल्टेज, धारा इस दिशा में है, परिणामी वोल्टेज इस दिशा में है, तो इसको क्या कहेंगे, परिणामी वोल्टेज जो आएगा वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होगा, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया हमारा, नोट कर लें उसी के नीचे नंबर 2 डाल करके। ठीक, उसके बाद ये चित्र भी दूसरे नंबर सामने पुनः फिर बना लें ये फेजर डायग्राम। उसके बाद नंबर 3 वाले पॉइंट समझें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दो। तीसरा पॉइंट क्या बच रहा है, आप तो समझ रहे होगे, XL = XC, यानी दोनों की जो प्रतिघात हैं वो इक्वल हैं, अथवा V0L = V0C। तब क्या हो, तब क्या कंडीशन होगी, तो अगर ये कंडीशन हो तो Z का मान कितना आएगा बताओ। Z का मान तो 0 आएगा ही, चूंकि XL अंतर XC होता है, दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि Z का मान 0 होगा, तथा V0 यानी जो उसका जो परिणामी वोल्टेज है वो भी तो दोनों के अंतर के बराबर होता है, तो इसका मतलब उसका मान भी 0 आएगा, यानी जो परिणामी जो वोल्टेज होगा उसका मान क्या लिखा जाएगा, परिणामी वोल्टेज का जो मान होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0, यानी V0 का जो मान होगा वो 0 होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तब क्या कंडीशन होगी, अगर Z का मान 0 अगर हो गया है तो जो धारा का आयाम होगा वो उसका मान कितना होगा, धारा का आयाम बोलो धारा का शिखर मान, तो ये जानते हैं देखो इधर से, क्योंकि I0 = होता है V0/Z, Z भी लिखा गया था ना, Z V0/I0, वहां से I0 का मान अगर निकालें तो क्या निकलेगा, I0 = V0/Z, और Z का मान 0 हो गया है तो I0 का मान क्या हो जाएगा, इसलिए I0 का जो मान होगा वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि Z है 0। धारा का आयाम अनंत हो गया, यानी धारा मैक्सिमम हो जाएगी। अनंत से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धारा अनंत, जो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि अनंत हो जाए धारा, लेकिन मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। इसको प्योर एलसी सर्किट नहीं हो सकता है, अगर प्योर एलसी सर्किट अगर होता तब धारा अनंत हो जाता, लेकिन प्योर एलसी सर्किट का मतलब उसमें केवल एल और सी केवल हो, लेकिन चित्र में तो आपको दिख रहा है एल और सी, ठीक है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप चित्र में बना सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं, इसमें आर भी जरूर शामिल रहता है, क्योंकि जिस तार कुंडली बनाई जाएगी उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा ही, और तो प्रतिरोध भी होगा, यानी आर भी होगा और उसका एक्सएल भी होगा। इस वजह से प्योर एलसी सर्किट व्यवहारिकता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा जो परिपथ है वो प्योर एलसी सर्किट है, इस वजह से धारा का मान क्या हो गया है, अनंत, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, इस स्थिति में परिपथ का जो आयाम है, अतः इस स्थिति में परिपथ, इस स्थिति में परिपथ में धारा का
आयाम, आयाम मतलब शिखर मान, धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। हम लोग ये ऊपर से जो फार्मूले से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर प्रतिबाधा शून्य हो गई है, और कब शून्य होगी, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होंगे, या वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर होंगे, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो शून्य आएगी। प्रतिबाधा शून्य होने के कारण जो धारा का शिखर मान होगा, यानी धारा का आयाम होगा, वो अनंत हो जाएगा। यानी अतः इस स्थिति में परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाएगा। इस अवस्था का एक नाम दिया गया, धारा का मान जब अनंत हो जाए, इस अवस्था को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद यानी इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। ये डिफरेंस वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? अगर ये आता है तो वैद्युत अनुनाद का मतलब जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, यानी उसके जो प्रतिबाधा है वो शून्य हो जाए, तो धारा का मान अनंत हो जाएगा, और ये अवस्था कहलाती है वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहते हैं इसको। यानी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की पोजीशन में आ जाता है परिपथ हमारा। इसको नोट कर लें। उसके बाद इसमें वैद्युत अनुनाद की अवस्था को आगे जरा देखो। वैद्युत अनुनाद की अवस्था में, वैद्युत अनुनाद की अवस्था में क्या होगा, यह भी हम लोग देखा। वैद्युत अनुनाद अवस्था कब मिलेगी? जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हों। इसकी जरा वैल्यू लगाओ, ओमेगा एल, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, मालूम है ना। यहाँ से ओमेगा इसको 75 करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ओमेगा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/√LC, ये लिख सकते हैं। तो इधर से आ जाओ जरा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, इसको लिख सकते हैं 1/√LC, या एफ इक्वल टू लिखा जाता है 1/2 पाई√LC। ये एक आवृत्ति निकली है। इस आवृत्ति का नाम दिया गया, इसको कहते हैं हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति को परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इस दशा में, ये तो अभी हम लोगों ने केवल अनुनाद की अवस्था में उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो वोल्टेज धारा के बीच कालांतर कितना होगा? अभी हम लोग 2 केस इसके ऊपर डिस्कस किए। उसमें एक में धारा से वोल्टेज अग्रगामी था, एक में धारा से वोल्टेज पश्चगामी था। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, तो इस अवस्था में देख सकते हैं आप, इस अवस्था में परिणामी वोल्टेज या विभवांतर, परिणामी विभवांतर
समानांतर धारा V, धारा I इस अवस्था परिणामी विभवांतर V तथा धारा I समान कला में होते हैं, इसमें वोल्टेज और धारा दोनों समान कला हो जाते हैं जब परिपथ अनुनादिक परिपथ होता है तब। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद इसका एक आंकिक प्रश्न भी किया जाए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन हमारा है एक 10 माइक्रोफैराड संधारित्र 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 1 हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। इस संयोजन की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, यानी कौन सा परिपथ हमारा हो गया, ये एलसी परिपथ। एक एल लगा हुआ है और एक सी लगा है इसमें, और इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्ज है और एल का मान इसमें दे रखा है 1 हेनरी और सी का मान दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। दूसरा इसकी प्रतिबाधा बताओ कितनी होगी। तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लोग पढ़ा है ना, XL माइनस XC या डिफरेंस लिखो, ज्यादा में से कम वाले को घटाना है। ठीक है ना, या तो XL XC अलग अलग निकालो कि ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, या डिफरेंस लगा के चलो और दोनों को घटा करके लिख देंगे, Z माइनस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL डिफरेंस XC, ये हम लोग फार्मूला अभी निकाल चुके हैं। XL फार्मूला होता है ओमेगा L डिफरेंस 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू चूंकि ओमेगा नहीं दे रखा है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 2 पाई एफ एल ओमेगा की जगह 2 पाई एफ हो जाएगा, डिफरेंस 1/2 पाई एफ सी। अब वैल्यू लगाओ उसमें, 2 पाई का मान 3.14, एफ का मान 50, एल का मान है 1 हेनरी, 1 डिफरेंस 1/2 इंटू 3.14, एफ का मान 50 और सी का मान है 10, और उसको फैरेड में चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके, माइक्रोफैराड में दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 50 दूनी 100 हो गया, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा 3.14 में जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस इसमें क्या जाएगा, इसमें भी 50 दूनी 100, यहाँ 314 ये हो जाएगा, और इसमें इसकी घात कम हो जाएगी, 10 घात -5 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +5 बचेगी। इस प्रकार से इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 314 डिफरेंस, अब ये 1 लाख हुआ, ये 1 लाख में हमको 314 से भाग देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 314 इधर आएगा, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, ये आता है भाग देने पर, भाग देके देखेंगे तो 118.47 के लगभग आएगा। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं 4 पॉइंट ज्यादा, ये इसमें से इसको घटा दो तो 4.47, ये आंसर होगा। इसको हम लोग 4.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं बुक में, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।